Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay. So we were studying plane, I guess, है ना? And plane के अंदर हमने तीन basic main topics मतलब equation बनानी सीख ली थी. How to frame equation of a plane. फटाफट से रिकॉल करते हैं तीन केसेस कौन कौन से थे. पहला केस कौन सा था? याद है किसी को? भाई गैप ज्यादा हो रहा है तो भूल जाते हो, इसलिए रिकॉल कराना जरूरी है. पहला केस कौन सा होता था जिसमें क्या क्या चीजें गिवन होती थी? एक तो नॉर्मल, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, ये पहला केस होता था. और इस वाले केस में हम जनरली जो नॉर्मल वेक्टर बनता था वो ओरिजिन से बना हुआ वेक्टर ही नॉर्मल वेक्टर अपन कंसीडर करते थे, है ना. और यहाँ पे क्या बनता थी इक्वेशन? वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी और वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू कैपिटल डी. इसमें ये डी जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है. इस केस में डी निकालना पड़ता है. हाउ? ऐसे वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके. ठीक है. सेकंड केस क्या होता था? वही नॉर्मल वेक्टर मिलेगा और एक पॉइंट मिलेगा प्लस एक पॉइंट आपको गिवन होगा. ठीक है. अब इनकी कार्टेशियन इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, केवल वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहे हैं. तो इस केस में क्या इक्वेशन होती है बोलना? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इक्वल टू जीरो. इक्वल टू, इसमें कोई डी नाम की चीज नहीं है. इक्वल टू जीरो. यहाँ पे वेक्टर ए तो वो पॉइंट है और नॉर्मल वेक्टर है, एन नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है. और थर्ड एंड द लास्ट केस जो हमने रिसेंटली सीखा उसमें अपने को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे और इस अब की बार कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं मिलेगा. ठीक है. इस केस में इक्वेशन कैसे बनती है? 3 पॉइंट्स है ना हमारे पास, 3 पॉइंट्स है ना. तो 3 पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन होती है. यानी एक तरीके से देखा जाए तो वेक्टर ए का तीनों से डिफरेंस ले लिया, आर से, बी से और सी से, और वो जो आंसर आया उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया और इक्वल टू क्या कर दिया? जीरो कर दिया. ठीक है. इनके बीच में अपन ने दो बातें और सीखी थी, एक कोप्लैनरिटी और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है वो सीखी थी, है ना. कोप्लैनरिटी हम क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो सबको पता है, ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और जब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है देन वी से दैट ऑल ऑफ दोस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. कोप्लेनर अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, अदरवाइज दे आर नॉट कोप्लेनर. ठीक है. अब देखो मेनली तो 3 ही केसेस होते हैं. फिर ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, ये इक्वेशन जब अपन सॉल्व करते हैं बेटा, इक्वेशन जब अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते कई बार इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है. सॉल्व करते करते या कई बार गिवन भी होती है, इस फॉर्म में आ जाती है. सॉरी, z बाई सी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आ जाती है. इसको कहते हैं अपन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. ठीक है. याद करो स्ट्रेट लाइन जब अपन पढ़ते थे क्लास 11th में, तब उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू 1. ये उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी. अभी z और आ गया तो z बाई सी और आ गया, इसमें ऐड हो गया. अच्छा, अब सबसे पहले तो सीखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है. इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले सीखते हैं इंटरसेप्ट का मतलब क्या है. तो डज एनीवन ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? कोई भी लाइन या प्लेन, फॉर एग्जांपल अभी प्लेन की बात चल रही है, तो प्लेन जैसे स्पेस में है तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को किस पॉइंट पे छू रहा है या ओरिजिन से कितना दूर छू रहा है. यूं कहूं जैसे वो ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर ये प्लेन इसको 5 मीटर या 5 यूनिट दूर छूता है तो इस प्लेन का मान लो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स इंटरसेप्ट 5 माना जाएगा. ठीक है. ओरिजिन से कितनी दूर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हो वो आपके इंटरसेप्ट्स हैं. अब एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को टच कर रहे हो तो वाई इंटरसेप्ट एंड जेड एक्सिस को टच कर रहे हो तो जेड इंटरसेप्ट. तो क्विकली note down the meaning of intercept. The points at which the plane intersects the coordinate axis x axis y axis z axis are called the intercepts made by the plane. ये तो हो गई डेफिनेशन. ठीक है. जस्टिफाइबल है ना डेफिनेशन, समझ में आ गई. द पॉइंट्स, वो पॉइंट जहां पर प्लेन इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं हमारे पास मौजूद? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन. प्लेन के द्वारा बने हुए इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं वो पॉइंट्स.
ठीक है। अब अभी तक अपन ने जो प्लेन का डायग्राम सीखा वो करीब करीब पैरेललोग्राम टाइप का या रेक्टेंगुलर टाइप या क्वाड्रिलेटरल शेप्ड अपन ने प्लेन देखा, राइट। लेकिन अब इस वाली फॉर्म को अच्छे से समझने के लिए अपन जो प्लेन लेंगे वो ट्रायंगुलर लेंगे। भाई ट्रायंगल इज ऑल्सो ए प्लेन, ठीक है ना, एनी पॉलीगन इज ए प्लेन, और सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल इज ऑल्सो ए प्लेन। तो अब की बार अपन है ना प्लेन को ट्रायंगुलर शेप में कंसिडर करेंगे। तो यू कैन सी ए प्लेन जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे छू रहा है, y एक्सिस को b पॉइंट पे छू रहा है, एंड z एक्सिस को c पॉइंट पे छू रहा है। चलो पहले डायग्राम बना लो फटाफट से, चाहो तो रफी बना लो, इजी डायग्राम है। एक्स वाई जेड एक्सिस खींचो और एक ट्रायंगुलर टाइप का प्लेन बना हुआ है। बना लिया बेटा। देखो एक्स एक्सिस को वो ए पॉइंट पे छूता है, राइट, वाई एक्सिस को वो बी पॉइंट पे छूता है, एंड जेड एक्सिस को वो सी पॉइंट पे छूता है। तो कोई कहे इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो आप कहोगे पॉइंट ए। क्या कहोगे? पॉइंट ए। और कोई डिस्टेंस में पूछे तो ये पॉइंट ए ओरिजिन से कितना दूर है वो चेक करोगे। तो लेट अस सपोज कि ये ए पॉइंट इससे स्मॉल ए यूनिट्स दूर है, जो बी पॉइंट है वो ओरिजिन से स्मॉल बी यूनिट्स इतना दूर है, और जो पॉइंट सी है वो ओरिजिन से स्मॉल सी यूनिट्स इतना वो उससे दूर है। तो मुझे बताओ इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा है तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, बाकी दो कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। और ये कितना दूर है? ए यूनिट्स दूर है, तो ए कोमा 0 0। इधर आ जाओ। जब ये वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो केवल वाई कोऑर्डिनेट ही जिंदा है, बाकी दोनों 0 0 हैं, तो 0 बी 0, क्योंकि बी यूनिट्स दूर है। और ये z कोऑर्डिनेट है तो z इंटरसेप्ट है, तो z इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0 सी, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस तो 0 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो 0। ये समझ में आया सबको? अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखता है, इधर मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज ओरिजिन, राइट। अब ये देखो क्या लिखता है कि लेट द गिवन प्लेन पाए। प्लेन को अपन किससे डिनोट कराते हैं? प्लेन का एक नाम रखा जाए तो अपन जैसे लाइन को एल से डिनोट कराते थे, वैसे प्लेन को अपन पाए से डिनोट कराते हैं। अब पाए का मतलब यहाँ पे वो नंबर पाए मत लेना ना, पाए का मतलब यहाँ पे एक नाम रखने का तरीका है, ओनली पाए, ठीक है ना। तो इस प्लेन पाए, ये जो प्लेन गिवन है पाए, ये मान लेते हैं कि इंटरसेप्ट बनाता है ए बी सी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली। जो ऊपर अपन ने फिगर में लिखा है ना, बेसिकली उसी को नोट डाउन करवाया मैंने। शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि प्लेन पाए है वो कौन कौन से इंटरसेप्ट बना रहा है? ए बी और सी। किस किस के साथ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। किस किस पॉइंट पे? ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रेस्पेक्टिवली। एक्चुअली जब मैं इंटरसेप्ट की बात करता हूं ना बेटा, तो इंटरसेप्ट वो पॉइंट नहीं है जहां पे कटिंग हो रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है। इंटरसेप्ट वो दूरी है, ओरिजिन से कितनी दूर एक्स एक्सिस को काट रहे हो, ठीक है। मान लो ए पॉइंट पे काट रहे हो और 5 सेंटीमीटर दूर काट रहे हो, तो मैं एक्स इंटरसेप्ट पूछूंगा तो यू कैन नॉट से कि ए पॉइंट ए इंटरसेप्ट नहीं है, 5 आप कहोगे एक्स इंटरसेप्ट 5 है सर, 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। उस दूरी को इंटरसेप्ट कहते हैं, उस पॉइंट को नहीं। तो जो यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है वो दूरी बन रही है ए बी एंड सी। किस किस पॉइंट पे बन रही है उसके लिए नीचे मेंशन किया हुआ है ए बी एंड सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ तक लिख लिया? अब देखो नीचे पूरा सॉल्यूशन डेरिवेशन सारा गिवन होगा, बट कॉपी पेस्ट करने में मजा नहीं आता जब तक अपन खुद नहीं करते। तो देखो वो कॉपी पेस्ट के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लेना। अभी अपन एक बार खुद ट्राई करते हैं। देखो हमने क्लास 10th में सीखा था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन ये होती है, याद है? लीनियर इक्वेशन जिसको अपन कहते हैं 2 वेरिएबल में, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। क्लास 10th में सीखा था। अभी अपन प्लेन पे आ गए, तो प्लेन पे आ गए तो अभी अपन ने आके ये सीख लिया कि प्लेन की जनरल इक्वेशन ये होती है, सी जेड और आ जाता है इसमें, और एक जो है टर्म और ऐड हो जाती है डी।
इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गई हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की। उसमें ये सी जेड वाला एलिमेंट नहीं होता था, इधर ओनली सी होता था, अभी सी जेड और जुड़ गया, ये मान लिया अपन ने। अब देखो जिस प्लेन की अभी मैं बात कर रहा था, ट्रायंगुलर शेप जो था इस तरीके से जो भी था, तो उसमें जो 3 पॉइंट्स आ रहे थे, एक पॉइंट क्या आ रहा था बताओ, a, 0, 0। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा था 0, b, 0। और तीसरा पॉइंट क्या आ रहा था 0, 0, c। ये तीनों पॉइंट इस प्लेन पे लाया कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो करेंगे। तो एक एक करके पुटअप करना शुरू करो। सबसे पहले ये पॉइंट ए पुटअप कर रहा हूं मैं, पॉइंट ए पुटअप कर रहा हूं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है a, 0, 0, यानी x की जगह a, y की जगह 0 और z की जगह 0 पुटअप करना है। तो a इंटू, देखो ये a यहाँ पे अलग चीज है और ये a अलग चीज है, इन दोनों को मिलाना मत। ये तो a यहाँ पे पॉइंट का नाम है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे a x का कोऑर्डिनेट है, कोई नंबर है, ये पॉइंट उठ के नहीं आया यहाँ पे, समझ गए ना। तो a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है स्मॉल a, प्लस b इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, c इंटू जेड कोऑर्डिनेट क्या है अगेन 0, और d की कोई नॉलेज है नहीं, d तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से आप देखोगे तो a इंटू ए हो गया, और ये तो 0, 0 हो गया, b इंटू 0, b इंटू 0, केवल क्या रह गया d इक्वल टू 0। तो यहां से कैपिटल a की वैल्यू क्या आ गई माइनस d बाय a, यस और नो। सिमिलरली व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ पॉइंट बी कोड, इसके कोऑर्डिनेट्स की जब अपन इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि ये भी इस पे लाया करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बताओ कैपिटल बी की वैल्यू वहां से माइनस डी बाय बी आ जाएगी, करके देख लेना। एंड फिर तीसरी बार जब रिपीट करेंगे इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुटअप करेंगे तो कैपिटल सी की वैल्यू माइनस डी बाय सी आ जाएगी। ठीक है भाई, अभी ये दोनों 0 हुए, जब वो पुटअप करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, एक बार के लिए फिर ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू मिलके वापस इस इक्वेशन में डालो एंड यू विल गेट योर इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगी। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है बोलो माइनस डी बाय ए, आगे क्या लगा हुआ है एक्स, प्लस कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, ये मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं, माइनस डी बाय बी, इंटू आगे क्या है y, प्लस कैपिटल सी की वैल्यू क्या है माइनस डी बाय सी, आगे क्या है z, प्लस d इक्वल टू 0। देखो सब में से माइनस डी कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से तो आ ही रहा है, और इस d को उधर भेज दूं तो वो भी उधर जाके माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन तीनों में से तो माइनस डी कॉमन ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने माइनस डी कॉमन, अंदर क्या बचा x बाई ए, एक्स भी तो है आगे, x बाई ए, प्लस माइनस डी कॉमन लिया है तो y बाई बी, प्लस फिर माइनस डी कॉमन लिया है तो z बाई सी इक्वल टू, और इस d को उधर भेज दिया तो ये उधर जाके माइनस डी, ये माइनस डी से माइनस डी कट गया, इधर 1 बच गया। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a, y बाई b, z बाई c इक्वल टू 1, वेयर a, b, c आर द x इंटरसेप्ट्स, y इंटरसेप्ट्स एंड z इंटरसेप्ट्स ऑफ द गिवन प्लेन। यहाँ पे ABC क्या होंगे, यहाँ पे ABC कोई ऐसा मत मानना कोई नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे या किसी लाइन के डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ABC क्या है, यहाँ पे ABC इंटरसेप्ट्स हैं। ये प्लेन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर काट रही है वो तो है A, y एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर काट रही है वो तो है B, और z एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर काट रही है वो है C। इजी। अब ये यहाँ हाँ वो फिक्स आपको गिवन देगा ना भाई, आपको एक्स इंटरसेप्ट सपोज कर को आपको दे दिया कि एक्स इंटरसेप्ट तो है 5, वाई इंटरसेप्ट है 6 और जेड इंटरसेप्ट 3, तो ये फिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे x बाई 5 प्लस वाई बाई 6 प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू 1। फिर चाहो तो कैपिटल एबीसी बेटा कोएफिशिएंट्स है ना इसके, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं बेटा। बेटा प्लेन पे जो पॉइंट होता है जब अपन सेटिस्फाई करते हैं वो एक्स वाई जेड की जगह पुटअप होता है। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन वाली फॉर्म है, अपन डायरेक्टली ए बी सी देख के पता नहीं लगा सकते कि ए बी सी कहां पर है प्लेन पर। जैसे स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी मैंने 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3, 2 कहीं लाइन पे होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है 3, 2 कभी लाइन पे होंगे। इसका मतलब ये है कि उस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि x कोऑर्डिनेट का 3 गुना, y कोऑर्डिनेट का 2 गुना 10 के बराबर होगा। सिमिलरली वहां पे अगर सपोज करो मैं एक प्लेन की इक्वेशन दे दूं 10x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू कुछ भी ले लो 20 ले लो,
अगर मैंने ये एक प्लेन की इक्वेशन दे दी, दैट मींस उस प्लेन पे लाए होने वाला हर एक पॉइंट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट का 10 गुना, वाई कोऑर्डिनेट का 5 गुना जोड़कर और जेड कोऑर्डिनेट का 6 गुना माइनस करें तो 20 आएगा। हर एक पॉइंट में ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा। ये होता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, क्लियर? बेटा लाइन जो था, जो लाइन थी वो 1D थी, लेकिन वो 2 को काट रही थी। ठीक है, देखो कोई भी चीज अपने से बड़ी चीज के अंदर ही समा सकती है। एक 1D ऑब्जेक्ट एक 2D ऑब्जेक्ट प्लेन के अंदर समा सकता है, एक 2D प्लेन एक 3D स्पेस के अंदर समा सकता है। ठीक है, क्लियर? सेम 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 ही तो आई है, बस वो सी एक कंपोनेंट और ऐड हो गया, वो वाला और ऐड हो गया उसके अंदर, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। चलिए, तो ये जो भी अपन ने डेरिवेशन किया, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छी अच्छी लैंग्वेज में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर दिस दिस दिस, ये पहले ही बता दिया। चलो थोड़ा सा स्पीडली नोट डाउन कर लो इफ यू वांट। वैसे तो मेन आपको वो इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए, क्वेश्चन तो उस पे आएगा। So the coordinates of the points A, B and C are this A00, 0B0 and 00C respectively. ठीक है, now we know that general Cartesian equation of a plane is what? किसी भी प्लेन की जनरल कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बच्चे? ये जो गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, यही तो होती है। देखो लीनियर इक्वेशन जब अपन लाइन की लिखते थे ना, अपन ये ए बी और ये सी छोटे छोटे लिखते थे, अभी अपन बस उसको बड़ा लिख रहे हैं। प्लेन की बात हो रही है ना, इसलिए अपन ने उसको लेटर को बड़े से डिनोट कर दिया। अभी कोएफिशिएंट को अब थोड़ी सी सम्मान दे दो। ठीक है, बात वो ये, बस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा और जुड़ गया क्योंकि एक एक्सिस भी एक्स्ट्रा जुड़ गई है ना, एक डायमेंशन। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। फिर ये वही बात कह रहा है जो मैंने आपको कही कि सिंस द 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द प्लेन पाए, दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाए। क्योंकि प्लेन पाए नामक प्लेन पर ये तीनों पॉइंट्स लाए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स अगर उस प्लेन पे लाए कर रहे हैं तो उस प्लेन की जो ये किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है, तो इस इक्वेशन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करेंगे, एक बार बी के और एक बार सी के। कहां पे? इस इक्वेशन में। तो वहां से आपको कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी की वैल्यू आ जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए है ना, एक काम कर सकते हैं। देखो ये इसमें 100% आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई थिंक ए बी सी और यहाँ पे भी ए बी सी है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि वो जो इंटरसेप्ट बना रहा है ना, उसको अपन पी क्यू आर ले लें। मतलब ये जो पॉइंट्स, नहीं वो डायरेक्शन, अभी अपन वेक्टर फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में वेक्टर फॉर्म की बात होती नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो अपन ये कर सकते हैं कि जो इंटरसेप्ट वहां पे बना रहा है ना बेटा, उसको अपन मान सकते हैं पी क्यू आर, चाहो तो। अदरवाइज समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको ए बी सी की जगह अपन पी क्यू आर मान लें, फिर ये पॉइंट्स भी पी क्यू आर हो जाएंगे, फिर यहाँ पर हर जगह पे चेंजेस हो जाएगा ना। क्या? देखो देखो देखो, मैं चलो चेंजेस करवा देता हूं मैं। देखो हम मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट पी पे कटा, कर लो साथ के साथ, एंड वाई इंटरसेप्ट पॉइंट क्यू पे कटा। क्योंकि एबीसी 2 बार आ रहे हैं इक्वेशन में भी, वो एबीसी कोएफिशिएंट्स जो हैं, और पॉइंट का नाम भी हमने वही रख दिया। ठीक है ना ना ना, इसको ऐसे रहने दो, ए बी सी रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस तो स्मॉल ए रह सकती है ना, पॉइंट का नाम पी है, क्या फर्क पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, आ जाओ। लेट द गिवन प्लेन पाई में एक्स इंटरसेप्ट ए बी सी विद द कोऑर्डिनेट एक्स 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 एट द पॉइंट्स, चेंज करो पी क्यू आर एट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर होंगे, अब एबीसी नहीं होंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर जो भी गिवन है, पी क्यू एंड आर आर, ये सारे के सारे गिवन है जो। फिर जनरल इक्वेशन तो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और 3 पॉइंट्स कौन से हैं जो इस पे लाया कर रहे हैं? पी क्यू एंड आर। तो ये 3 पॉइंट्स अब प्लेन पाई की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, ये पी अभी लिखा मैंने, पहले लिखा हुआ था। चलो ठीक है, पी के तो पुट अप करेंगे ना,
भाई अपन ने पी क्यू आर पॉइंट्स माने हैं, तो अब सबसे पहले किसके उठा रहा हूं मैं, पी के उठा रहा हूं, फिर क्यू एन आर के। तो पॉइंट पी के, सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई, वी विल गेट व्हाट, we will get what, AA प्लस बाकी y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो b इंटू 0 c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0, तो दोनों 0 0 हो गए। तो a प्लस d इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस d अपॉन स्मॉल a। ये इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना सीख रहे हैं हम, है ना, ठीक है। सिमिलरली अब Q और R, ये B और C हटा के, नहीं B और C तो रहने दो बेटा, ये B और C तो कोएफिशिएंट्स हैं, पर वो पॉइंट्स कौन किसके पुटअप किए अपन ने, Q के पुटअप किए, तब अपने पास B की वैल्यू ये आई, और R के पुटअप किए तब अपने पास C की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A 0 0, उसको पुटअप किया तो कैपिटल A की वैल्यू ये आई। ये कैपिटल A तो इक्वेशन में कोएफिशिएंट का नाम है जो x के साथ जुड़ा हुआ है, AX। समझ में आए भाई, देखो px कहाँ किया बेटा, ax, ये वहां पे चेंज नहीं करवाया मैंने px। देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ax प्लस dy प्लस cz प्लस, फिर फर्क ही क्या हुआ, फिर तो वापस आपने सेम कर दिया, अलग अलग करने के लिए तो किया था। देखो ये तो है इक्वेशन, ये तो है इक्वेशन, ठीक है। अब ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन। इस प्लेन पे 3 पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, एक p है, एक q है, एक r है। तो ये p पॉइंट अगर इस प्लेन पे लाया करेगा, तो ये p पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं a,0,0, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे। तो मैंने पुट कर दिया, इस पे पुट कर दिया, तो वहां से a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस डी बाय ए। सिमिलरली एक दूसरा पॉइंट है q, भाई ये था p, ये q, ये r, तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया मैंने, 0,b,0, ये भी इस प्लेन पे लाया करेगा, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से b की वैल्यू क्या आ गई, इस b की वैल्यू, ये जो इक्वेशन में एक वैल्यू है ना b, ये इस a की वैल्यू है, ये इस b की वैल्यू है, क्या आ गई, माइनस डी बाय स्मॉल बी। और फिर जो r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0,0,c, इसको जब इसमें पुटअप किया तो इस c की वैल्यू क्या आ गई, इस c की वैल्यू आ गई माइनस डी बाय सी। फाइन, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इक्वेशन में चेंज मत करो, इक्वेशन में एबीसी रहेगा, पॉइंट के नाम बदले बस, मैंने पी क्यू आर, दैट इज इट, है ना। चलिए अब जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई बच्चों, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वहां पे एबीसी तो मिसिंग था। अब हमारे पास एबीसी है, इसको पुटअप कर दो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, putting the values of a b and c in the general equation of the plane, we will get this। देखो a की जगह ये पुटअप हो जाएगा, b की जगह ये पुटअप हो जाएगा जो y के साथ जुड़ा हुआ था, c की जगह ये पुटअप हो जाएगा, और d एज इट इज इक्वल टू 0। इन तीनों में तो d माइनस डी कॉमन आ गया, बाहर ले लिया मैंने, ले लिया, बचेगा क्या, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी, ये अंदर बच गया। और इस प्लस डी को क्या किया मैंने, RHS में बेच के माइनस डी बना दिया। अगली स्टेप में ये माइनस डी इस माइनस डी से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ 1 बच गया, और बची हुई जो चीज है वो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन प्लेन बन गई। ठीक है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। दिस इज द, आप एक लाइन लिख सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, आप चाहो तो लिख सकते हो वेयर, वेयर ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी आर, क्या स्पेस नहीं बचा, डायरेक्शन रेशियोज नहीं, एक्स इंटरसेप्ट कॉमा वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट, एंड जेड इंटरसेप्ट। ठीक है, वेयर ए बी सी, ए बी एंड सी आर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन।
वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जिक्र किया नहीं जाता। वो जो 3 बची हुई फॉर्म्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, या जो आपके क्वेश्चन आया 13 नंबर वाला, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ऑलरेडी 2 प्लेन है हमारे पास, उसके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन गुजर रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हेडिंग मार्क करो, दिख रही है स्क्रीन पे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। वेरी इजी, द मोस्ट इजी वन, इन सारी फॉर्म्स में सबसे इजी है। इसका फॉर्मूला पे याद नहीं रहा था, उसको हाथ लिख के ले गए, लिखने में मिस्टेक हो गई, एंड की जगह एक्स2 लिख दिया, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व हो गई क्या? नहीं, पहले स्टेप में अटक गया ना, कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने तो बताया, मैंने तो कहा था पढ़ जाओ उस दिन, और पढ़ जाते ना, तो ये टॉपिक ही तो था। जो आज पढ़ रहे हैं वो उस दिन पढ़ते हैं, जो भी अपन आज पढ़ रहे हैं वो उस दिन पढ़ते हैं ना अपन। आप ही ने मना किया था कि नहीं सर नहीं आएंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन तो पक्का हो जाता। चलो देखो, हेडिंग, टॉपिक का नाम समझ में आया? टॉपिक का नाम समझ में आया? एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बनाना सीखेंगे जो ऑलरेडी 2 गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से निकल रही है। अब 2 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है पहले तो ये बताओ? ऑलवेज अ लाइन। 2 प्लेन का इंटरसेक्शन कैन नेवर बी अ पॉइंट। 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा? कैसे भी वो प्लेन टकराए, कैसे भी टकराए, उनके इंटरसेक्शन पे एक लाइन तो बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाने के लिए 2 प्लेन आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो एक प्लेन ये है, पाई 1 नाम का एक प्लेन है, दिख रहा है? अच्छा, और अगर मैं अच्छे से इमेजिन करवाना चाहूं आपको, कोशिश करो देखें, ये एक प्लेन था, ये दूसरा प्लेन था। मतलब ऐसे समझो, देखो देखो सपोज करो ये बुक है, यहाँ पे देखो ये बुक है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। अब ये प्लेन इसके अंदर, अब ये जा नहीं सकता, मान लो इसके अंदर आर पार चला गया, नीचे से निकल गया आधा हिस्सा। जैसे तलवार काटते हैं ना, मान लो तलवार से अपन के, या मान लो कि सब्जी काट रहे हो चाकू से, ठीक है, तो जब आप उसको काटोगे तो वो प्लेन उसके आर पार जा रहा है ना, हालांकि वो जिसके आर पार जा रहा है वो दूसरी चीज प्लेन नहीं है, लेकिन कंसीडर करो भाई ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, मान लो ये तलवार है, तो इसके आर पार जाएगी, आर पार जाएगी, तो ये आधा हिस्सा नीचे रह गया, आधा हिस्सा ऊपर रह गया, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हो गया। क्या हो गया? ये इंटरसेक्शन। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक लाइन बनेगी यहाँ पे, जहां से भी किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उस लाइन से फिर तीसरा प्लेन गुजर रहा है, तो जो 2 प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे थे उनकी इक्वेशन तो हमको देगा, और जो तीसरा प्लेन है ना, जो उनके भी इंटरसेक्शन से गुजरेगा। अच्छा, तीसरा प्लेन जो होगा ना उनके इंटरसेक्शन से गुजरेगा, वो ऐसा एक प्लेन नहीं होंगे, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। तो तीसरा प्लेन भी होगा ना इनके इंटरसेक्शन से गुजरेगा, ऐसे एक प्लेन नहीं होंगे, कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो उनकी इक्वेशन हमसे पूछेगा, तो वो एक फैमिली ऑफ प्लेन्स बनेगा। अपन क्या कर देंगे वहां पे, लैम्डा फिट कर देंगे ना, तो लैम्डा से वो सब एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वो उस टाइप के प्लेन्स होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते अपन, लेकिन वो उस टाइप के प्लेन्स होंगे। ठीक है, अनदर एग्जांपल, आप बुक के 2 पेज ले लो, लेट अस से कि ये पेज तो एक प्लेन, ये वाला पेज एक प्लेन, तो ये प्लेन और ये प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस लाइन पे, और इसकी लाइन इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन और जा रहा है। अब एक प्लेन ये भी है इसके इंटरसेक्शन से, एक प्लेन ये भी है इसके इंटरसेक्शन से, एक प्लेन ये भी है, एक प्लेन ये भी है, इंटरसेक्शन देखो इस लाइन से कितने सारे प्लेन है, एक ऐसे 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 बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट गुजरेंगे, लेकिन वो जो फैमिली ऑफ प्लेन्स बन रहा है, उस टाइप का जो प्लेन बन रहा है उसकी इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप सिंपली ऐसा फिगर बना लो बुक टाइप का, ये जैसे बुक दिख रही होगी आपको, एक प्लेन ये गिवन रहेगा पाई 1, एक प्लेन वो ऊपर वाला पाई 2, ये भी गिवन रहेगा, फाइन। और एक प्लेन जो ये तीसरा दिख रहा है ना आपको बीच में इनके, ये गिवन नहीं होगा, ये आपसे पूछेगा, इसको पाई 3 मान लिया हमने, तो पाई 1 गिवन होगा, तो पाई 1 की इक्वेशन लिख दी मैंने, वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू d1। भाई किसी भी इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं, बोलो, वेक्टर आर डॉट वेक्टर n इक्वल टू डी, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब 2 प्लेन है तो यहाँ पे n1 d1 डाल दिया, और दूसरे प्लेन पे n2 d2 डाल दिया, और तीसरे प्लेन पाई 3 की इक्वेशन आपसे पूछ ली। बन गया ये इतना फिगर।
बन गया? इतना फिगर बनाना अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बाकी तो आपको समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, बताएं आगे। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ पे समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, पर थोड़ा सा फोकस करो बेटा। देखो, ये जो पहला प्लेन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसका जो इस प्लेन की जो नॉर्मल वेक्टर है वो वेक्टर n1 है, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी इससे, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी। और जो दूसरा प्लेन है ये वाला π2, ठीक है, इसकी नॉर्मल वेक्टर, जैसे ये प्लेन खुद ऐसे खड़ा है तो इसकी नॉर्मल वेक्टर ऐसे आ रही होगी भाई, वो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल है एक प्लेन, तो जो π1 है तो उसकी नॉर्मल वेक्टर ऐसे ऊपर जा रही होगी। लेकिन इससे ये वाला प्लेन ऐसे ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी नॉर्मल वेक्टर ऐसे आएगी ना, ऐसे आएगी ना, ऐसे बाहर निकलती हुई। जैसे मान लो ये स्क्रीन है तो स्क्रीन की नॉर्मल वेक्टर तो ऐसे आएगी ना, ऊपर थोड़ा जाएगी। स्क्रीन जब यूं रखी हुई होगी आड़ी तब ऊपर जाएगी। तो इसकी जो ये जो थोड़ा सा खड़ा टाइप का प्लेन है, वर्टिकल कह सकते हो, उसकी नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसे आ रही होगी, आ रही होगी। और जब ये तीसरा है इसकी भी नॉर्मल वेक्टर इमेजिन करो, कुछ ऐसी आ रही होगी। तो ये इमेजिन पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हम 2D पे ड्रॉ करेंगे। इतना याद रखो बेटा कि ये इसकी 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 तीनों की नॉर्मल वेक्टर एक ट्राइंगल बनाएंगी स्पेस के अंदर। तीनों की नॉर्मल वेक्टर क्या बनाएंगी? और ट्राइंगल लॉ से तीसरा वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? सम कर देते हैं। मान लो कि ये ऐसा ट्राइंगल बना रही है, मान लो ये कि एक ऐसा ट्राइंगल बना रही है, ये तो है वेक्टर n1, ये है वेक्टर n2। हाउ विल यू फाइंड वेक्टर दिस वाला n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 ऐसे तो निकालोगे। लेकिन ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसकी गारंटी नहीं है ना। समझ रहे हो बात को? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होके, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होके सर एग्जैक्टली ऐसे बना देंगे, इसकी गारंटी है नहीं। हो सकता है फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से उसको शिफ्ट करना पड़े, ट्राइंगल भाई हैंड टू हैंड ट्राइंगल बन जाए इसकी गारंटी नहीं है, बट ट्राइंगल बना सकते हो आप फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, वेक्टर्स को इधर उधर शिफ्ट कर दो तो अब गारंटी नहीं है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, वेक्टर n1 प्लस n2 लिखने की बजाय वेक्टर n1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर n2 लिख देते हैं। ये लैम्डा एडजस्ट कर देता है उसके बीच के मैग्नीट्यूड को, भाई इधर उधर जो शिफ्ट किया ना आपने। तो यानी कि जो तीसरा जो प्लेन है ना π3, उसका नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, अपन जैसे मान लो कि, एक चीज बताओ मुझे, लेट अस से कि ये ट्राइंगल है ये n1 था, ये n2 था, तो आपने कह दिया सर ये n1 प्लस n2 है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ कि ये n1 है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये मान लो ऐसे आ रहा है मेरा, ये इतना सा आ रहा है n2, ठीक है, और जो तीसरा जो प्लेन है उसकी नॉर्मल वेक्टर लेटस से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अब इनको ट्राइंगल बनाने के लिए ये जो n2 है ना बेटा, इसको आप पैरेलली यहां तो डिस्प्लेस कर सकते हो, थोड़ा इधर 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 डिस्प्लेस कर दोगे, या कैसे भी इसको डिस्प्लेस करोगे या इसको आगे डिस्प्लेस करोगे। इनको ट्राइंगल बनाने के लिए आप किसी न किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को छोटा बड़ा करोगे, करोगे नहीं करोगे? तभी तो आप n3 वेक्टर तक पहुंच पाओगे। या तो आप इसको छोटा करोगे, लेटर से कि ये अगर ऐसे था और ये अगर ऐसे था, तो या तो आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे ऐसे, इसको भी एक्सटेंड करोगे, तब जाके ये इंटरसेक्शन होगा। तो अब ये डायरेक्टली n1 प्लस n2 कहां हुआ? ये n2 तो इतना ही था ना बेटा, आपने कुछ जोड़ा ना आगे, कुछ मल्टीपल टाइम्स किया n2 का, 2 गुना 3 गुना, हो सकता है कम भी किया हो सकता है बढ़ाया भी हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया ना वेक्टर का। 100% गारंटी नहीं है ना कि तीनों के नॉर्मल वेक्टर ट्राइंगल बनी जाएंगे, बट बनाए जा सकते हैं अगर कुछ लैम्डा टाइम्स किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दूसरे से जोड़ दे तो अपन तो रेयर से रेयर केस मानेंगे कि नहीं बन रहा है ट्राइंगल, लेकिन ऐसे करके बन गया। हो सकता है अगर बनता हो तो लैम्डा 1 हो जाएगा ना। अगर मान लो वो ट्राइंगल बन, सर कोई कहे कि सर ट्राइंगल वैसे ही बन रहे हो तो लैम्डा 1 मान ले, तो भी तो वो उस फॉर्म का है ना, n1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर n2 फॉर्म का है ना। तो जो तीसरा वेक्टर, जो तीसरा प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या माना जाएगा? n1 प्लस लैम्डा n2।
कोई कहे सर लैम्डा n2 ही क्यों किया, लैम्डा n1 क्यों नहीं किया, कर सकता है वैसे भी, बट ये स्टैंडर्ड बना हुआ है कि किसी एक वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तब जाके आपको तीसरा वेक्टर मिल जाएगा। फाइन, क्लियर? हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ, तो हो सकता है पॉसिबल। तो फिर सपोज करो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो भी तो आप तीसरा नॉर्मल वेक्टर बना सकते हो ना, ट्राइंगल तो बना ही सकते हो ना, उसका नॉर्मल वेक्टर तो बना ही सकते हो ना। अब सुनो, मान लो कि ये एक प्लेन ऐसे है, ये एक प्लेन ऐसे है, तो मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ तीसरा प्लेन बिल्कुल 45 डिग्री पे ही बनाओ, तीसरे तो बहुत सारे प्लेन से, तीसरे तो बहुत सारे प्लेन से बेटा। आपको तो एक फैमिली, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो उनके इंटरसेक्शन से गुजरने वाले हर एक प्लेन को रिप्रेजेंट करे। समझ में आई बात? क्लियर है? मैं उस परपेंडिकुलर प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस लाइन से गुजरने वाले प्लेन की बात कर रहा हूं जहां पे वो दोनों प्लेन मिल रहे हैं। अब वो दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं उससे हम लोग को क्या मतलब, वो जहां मिल रहे हैं वो एक लाइन आ गई हमारे पास। अब इस लाइन से गुजरने वाले बहुत सारे प्लेन से उनकी इक्वेशन अपने को बनानी है, पॉइंट ये। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ कि साहब आपने इस पाई 3 की इक्वेशन बनाने के लिए वेक्टर आर डॉट इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का कॉम्बिनेशन लिया, कैसे, n1 प्लस लैम्डा n2। तो अब n1 प्लस लैम्डा n2 कैसे ले सकते हो आप, तब ले सकते हो जब आप इक्वेशन नंबर 2, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें जोड़ दें, तब ये चीज निकल के आएगी। तो जब ये चीज निकल के आएगी तो d1 भी प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स d2 से, और यही आपकी फैक्टर पाई 3 की इक्वेशन है। भाई आप एलएचएस के साथ जो करोगे वो आरएचएस के साथ भी तो करना पड़ेगा ना। आपने नॉर्मल वेक्टर यहाँ बनाने के लिए n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 किया, तो वहां d1 और d2 का क्या, उनका भी कुछ करेंगे, तो d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ठीक है? हाँ हाँ बेटा, आर तो जनरल पॉइंट है, आर को कभी भी r1 r2 लैम्डा कुछ नहीं लिखते, आर आर रहता है, एक्स वाई जेड बिकम्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। सपोज करो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो आप क्या करते थे, दो इक्वेशन होती थी आपके पास, ये दो इक्वेशन होती थी, याद करो, पुरानी बातों को याद करो, पुराने जमाने में लौटते हैं। ऐसे इक्वेशन होती थी आपके पास, राइट, 3x प्लस 4y। अब आप x को एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 2 से करते थे, तो आप ये 3 2 से करते थे या 3 x से करते थे? x और y वो r है, x और y वो r की जगह रखा हुआ है, तो r को नहीं छेड़ना है, वो तो जनरल पॉइंट है जो रिप्रेजेंटेटिव है सारे पॉइंट्स का, जो रिलेशन बता रहा है। ठीक है, समझ आई बात? तो हम जो भी करेंगे बाकी चीजों के साथ करेंगे, आर के साथ नहीं करेंगे। चलो, तो इतना लिख लिया, नीचे लिखो, फटाफट खत्म करो उसको, फिर 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे, फिर नहीं तो घर जाके 5 मिनट की वीडियो देखनी। लेट, जो समझाना था समझ गए, अब तो आप बस नोट करने का काम है। लेट द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द टू प्लेन्स बी पाई 1 एंड पाई 2 बी दिस एंड दिस, ये लिख लिया अपन ने। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई ए स्केलर लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा इक्वेशन 2 इंटू लैम्डा बिकम्स, अच्छा एक चीज पे आप देखो अभी और ना कंफ्यूज हो रहे हो, कनिष्का क्या नाम है, हाँ कनिष्का, देखो मुझे एक चीज बताओ, 2 इंटू 3 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये दोनों से होता है क्या? तो वाई आई सेइंग कि आर से भी करो, वो तो मल्टीप्लिक प्रोडक्ट है ना उसका, तो मैंने एन से कर दिया ना, बात बराबर हो गई ना। भाई इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कराना है तो मैंने एन से करा दिया ना, इससे करा दिया, ये आर तो आर ही रहेगा, इससे करा दिया ना मैंने, या तो इससे कराता है ऐसे कराता, ठीक है ना। आर से होता तो आर तो वैसे भी एक्स वाई जेड था, वो कंपोनेंट्स जुड़ते तो अल्टीमेटली उस एन के कंपोनेंट्स में ही, स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो एन वेक्टर का ही होता ना, तो सिंपली मैंने उधर लगा दिया। तो वेक्टर आर डॉट लेमडा टाइम्स एन टू इक्वल टू लेमडा टाइम्स डी टू हो गया। नाउ कुछ मत करो, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर दो और पाई 3 की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, adding equation 1 and equation 3 we get इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, आर डॉट तो कॉमन में ले लो, जो तीसरा प्लेन बना है पाई 3
जो तीसरा प्लेन बना है π3, उसका नॉर्मल वेक्टर ये बना है बेटा, उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का कुछ कॉम्बिनेशन बना है, और यहाँ पे जो डी वाला पोर्शन होता था, डी कैपिटल डी, वो कैसा बना है, d1 प्लस लैम्डा d2, वो भी उनके कॉम्बिनेशन से बना है। तो इजी है ना काफी बेटा। दो इक्वेशन है आपको, आप बस एक को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से, ये इतना नोट डाउन कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्लेन π3। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्लेन π3 passing through the intersection of two given planes π1 and π2, passing through the intersection means that line, intersection का मतलब यहाँ पे वो लाइन से है ना, passing through the line of two given planes π1 and π2। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म भी है, पर एक बार सुनो, मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट से। मान लो एक प्लेन है मेरे पास, π1 की इक्वेशन है r वेक्टर r 3i कैप, नॉर्मल वेक्टर लिख रहा हूँ इस प्लेन का ना मैं, 2j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 20, और π2 वेक्टर r माइनस i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 5 तो मुझे बताओ एक π3 प्लेन बनाओ जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरता हो। r वेक्टर, यस, फिर n कौन सा है इसका, n1 कौन सा है, n1 है ये, n2 है ये, तो n1 तो एज इट इज, n1 तो एज इट इज, एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। n1 तो एज इट इज प्लस लैम्डा टाइम्स n2 क्या है ये वाला, माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये तो हो गई हमारी RHS, फाइन, इक्वल टू 20 प्लस 5 लैम्डा, लैम्डा 5 तो बोलेंगे नहीं, 5 लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको इंटरनली और सॉल्व कर सकते हो। आई कैप को कॉमन लेके क्या बन जाएगा, 3 माइनस लैम्डा, यानी 3 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप, और आगे बोलो 2 प्लस 6 लैम्डा टाइम्स जे कैप, और आगे बोलो 5 plus 3 lambda times k cap, and this whole vector has to be multiplied by vector r और equal to 20 plus 5 lambda। ये जो इक्वेशन है ये उस थर्ड प्लेन की इक्वेशन है, या थर्ड प्लेन के तरह दिखते हुए उन सारे प्लेन्स का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लैम्डा लग गया ना, लैम्डा बदलते जाओ प्लेन बदलता जाएगा, लैम्डा बदलते जाओ प्लेन बदलता जाएगा, लैम्डा 1 रख लो एक नया प्लेन, लैम्डा 2 रखो एक नया प्लेन, लैम्डा -1 रखो एक नया प्लेन, तो बहुत सारे प्लेन्स का ये रिप्रेजेंटेटिव बन गई ये इक्वेशन। ओके बेटा, डी वैसे स्मॉल डी तो होता है अपना डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बट ये कैपिटल डी है, इस कैपिटल डी की मदद से स्मॉल डी निकाला जा सकता है, इस नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। डी वो एक नंबर है जो मदद करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए। कैसे, वो जो डी नंबर है उसको डिवाइड कर दो नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ना। इक्वेशन में जो प्लस डी था बेटा, हाँ वही है, लेकिन वो देखो वो वहां पे इधर रहता था, ये वहां पे यहाँ पर है, वो वहां पे, अभी अगर उस फॉर्म में चेंज करोगे तो -20 बनेगा, क्योंकि x प्लस dy प्लस सी जेड, फिर वो d इधर आता था। मुझे एक चीज बताओ, इस r वेक्टर को क्या कहोगे, इस मैं देखो इस r वेक्टर को क्या कहोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही कहोगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, x इंटू 3 3x, y इंटू 2 2y, 3 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू z 5z प्लस 5z, राइट, इक्वल टू 20, इक्वल टू 20। अब 20 को इधर बुलाओगे तो ये -20, वो d तो बनेगा, वही तो d बनेगा। मतलब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन में कांस्टेंट टर्म है, ऐसे मान करो, ऐसे मानो आप, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन में एक x की टर्म होगी, एक y की टर्म होगी, एक z की टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये d वो कांस्टेंट टर्म है, और इस d की मदद से अपन डिस्टेंस, उस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल पाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, अपन इक्वेशन बनाएंगे तो निकल के भी आएगा, कई बार गिवन भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके माइनस डी बाई, हाँ हाँ ये तो वही डी है, वही डी है। ओके, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखो लिखो लिखो, अब इतने से के लिए क्या छोड़ोगे, बस ये खत्म है इतना ही यहाँ पे, फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स चालू हो गया।
लेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द टू प्लेन्स बी, उसकी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया बस मैंने, वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर को ऐसे चेंज कर दिया है। अब ऐसे तो ए बी सी डी लिखते थे, लेकिन दो प्लेन्स हैं तो a1 b1 c1 और d1, दूसरे प्लेन के लिए a2 b2 c2 एंड d2। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इक्वेशन 2 को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और वो ही इसके अंदर जोड़ दोगे। तो आप खुद बताओ x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, सोचो, a1 प्लस लैम्डा a2, ये इक्वेशन 2 लैम्डा से भी तो मल्टीप्लाई होगी। y का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, b1 प्लस लैम्डा b2, c1 प्लस लैम्डा c2 और कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, d1 प्लस लैम्डा d2। तो फाइनल इक्वेशन, ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, बस इक्वेशन लिख दी है सीधे सीधे। नाउ the Cartesian equation of the third plane passing through the intersection of two planes pi1 and pi2 is given by, ये आ गई आपके सामने इक्वेशन। यार ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस दोनों को जो अभी आप मैंने एग्जांपल दिया, आपको सॉल्व करने में जरा से भी तकलीफ आई, ए बी सी से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जब अपन कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो कार्टेशियन इक्वेशन में जो ए बी सी है ना बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है, जेड वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म, राइट। तो वहां पे एबीसी क्या है, एक्स टर्म का कोएफिशिएंट, बी क्या है, वाई टर्म का कोएफिशिएंट, और सी क्या है, जेड टर्म का कोएफिशिएंट, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। वहां पे तो एबीसीडी की डेफिनेशन ये है। जब अपन वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एबीसी क्या है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और डी क्या है, डी एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है उसके अंदर जो आपको हेल्प कर सकता है ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में। हाँ, एक्स बाई ए लिख रहे हैं तब ए उसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना जब अपन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू फिर 1 आना चाहिए आरएचएस में। इस फॉर्म में जो इक्वेशन सेट हो गई ना, उसमें एक्स के नीचे डिनोमिनेटर उसका एक्स इंटरसेप्ट है, वाई के नीचे वाला वाई इंटरसेप्ट। जब उसके साथ में लगा हुआ है तब वो इंटरसेप्ट नहीं है। जैसे मैंने कह दिया 3x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स का इंटरसेप्ट 3 है, वो तो इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है। हर एक इक्वेशन में टर्म के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वो कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो वो तब लिख रहे हैं ना जब उसका y एंड z कोऑर्डिनेट 0 0 बन रहा था। हर बार थोड़ा बनेगा, वो हर बार थोड़ा बनेगा, वो डेरिवेशन निकालने का एक तरीका था। भाई वो एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ, तो वो हटके और उसमें से उसकी वैल्यू माइनस डी बाई ए आ गई। लेकिन हर बार थोड़ा आएगी। मैंने कहा 1, 2, 3 को पुटअप करो तो थोड़ा आएगी, ठीक है ना। बस खत्म, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कल सीखेंगे। ये फाइनल इक्वेशन। तो दो चीजें सीखी आज इन शॉर्ट। क्या सीखा सबसे पहले बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, प्लस नहीं कुछ नहीं, इक्वल टू 1 होना चाहिए 1। अगर मान लो इक्वल टू 5 है तो आप अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं हो, फिर आपको 1 बनाना पड़ेगा 5/5 डिवाइड करके, ओके। और दूसरा क्या सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से क्या होती है इक्वेशन, डॉट, हाँ, इक्वल टू, और कार्टेशियन इक्वेशन बोलो फटाफट, a1 प्लस लैम्डा a2 टाइम्स x, कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड तो बोलो, प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 टाइम्स y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 टाइम्स z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2, ये इसकी कांस्टेंट टर्म है पूरी मिला के, इक्वल टू। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड